बच्चों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स और हम इसमें आज एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स, जिसका नाम है अर्थात उष्मा गतिकी। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि मैकेनिक्स के बाद में 11th क्लास में जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मोस्ट जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स का। और थर्मो के अंदर अगर इसको पूरा विस्तार से समझना है तो जिनको हमें समझना होगा वे हैं उष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा, क्योंकि इनके सूत्रों से ही सारी इक्वेशन बनी हुई हैं। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम बना हुआ है, द्वितीय नियम भी इसी से बना हुआ है, और जो भी इसमें उष्मा इंजन वगैरह आएंगे वो सारे आपको इन तीनों की सहायता से ही समझ में आएंगे। दूसरा आप ये भी जानते हैं कि दाब, आयतन और ताप PVT इन पर ही ये क्या करती है, डिपेंड करती है, और इन तीनों स्थितियों से ही हम यहाँ से गुजरेंगे। लेकिन बच्चों इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि उनके फॉर्मूलों को हम यहाँ काम में लेंगे और उससे थर्मो क्या हो जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। हम जानते हैं आज उष्मागतिकी के बारे में। तो बच्चों उष्मागतिकी क्या होती है, डेफिनेशन की बात करें तो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर उष्मा और ताप की जो अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो हम 11th चैप्टर में पूरे पढ़ कर आए हैं, उसके अंदर उष्मा के जो ऊर्जाओं में अंतर रूपांतरण होते हैं, आपस में जो ट्रांसफर होते हैं, ताप देने पर उष्मा, उष्मा से ताप, ये जो सब जो कंडीशन है उनका अध्ययन किया जाता है, उष्मागतिकी कहलाती है। यानी उष्मा और ताप का जो अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन है, वो किस में होता है, थर्मोडायनेमिक्स में होता है। और साथ में खास बात यह है कि उष्मागतिकी जो निकाय है उसमें स्थूल प्रकृति, पदार्थ की कौन सी प्रकृति, स्थूल प्रकृति पे बात होती है। अभी स्थूल सूक्ष्म क्या है इसके बारे में हम एक विस्तार से निकाय जानेंगे। तो स्थूल प्रकृति अगर शॉर्ट में आप समझो तो मोटे रूप से उस रूप में हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो तापीय साम्य। तापीय साम्य मतलब तापीय रूप में संतुलन। तो उसमें क्या होता है कि यांत्रिकी में साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, संतुलन की स्थिति का अर्थ होता है कि निकाय पर जो कुल बाह्य बल है, बाहर से जितना फोर्स लग रहा है, और जो बल आगमन है वो दोनों क्या है, शून्य है। जैसे आप जानते हैं रेखीय गति में होता है बल और कोणीय गति में होता है बल आघूर्ण। बल लगाने से पेचकस, ये बल आघूर्ण है, ये बल नहीं है, और सीधा लगाना वो बल है। तो बल और बेन किसी प्रकार का बल नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात ये है, चाहे वो रेखीय गति है, चाहे कोणीय आवर्त गति है, और उसमें वो बल आघूर्ण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, वो यांत्रिकी साम्य कहलाता है। फिर एक होता है रासायनिक साम्य, उसमें रसायन की बात होती है। लेकिन अब इसमें अपन देखते हैं तापीय साम्यवाद। तो बच्चों इसमें होता है कि जब निकाय को अभिलक्षित करने वाले जो चर होते हैं, स्थूल चर जो होते हैं, जो मोटे रूप से जो दिखाई देते हैं उसके अंदर फील करते हैं, इनको समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, तो निकाय की यह अवस्था क्या होती है, तापीय साम्य कहलाती है। मतलब उसका जो ताप है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे, वो क्या है, तापीय साम्य। तो ताप T, दाब P और आयतन V, और साथ में एंट्रोपी S, एंट्रोपी मुक्त की गई उष्मा, उष्मागतिकी निर्देशांक कहलाते हैं, जिन पर पूरी थर्मो टिकी हुई है, जिनकी सहायता से उष्मागतिकी व्यवहार की थर्मो का क्या बिहेवियर होता है उसकी व्याख्या भी इन्हीं उष्मागतिकी निर्देशांकों की सहायता से की जाती है। यानी PVT सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। S भी आता है लेकिन इतना अपनी फिजिक्स में नहीं है यहाँ पर। ओके, तो PVT से ही क्या करेंगे, सारा हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ये जो अभी मैंने कहा था स्थूल, तो स्थूल जो निकाय है, सूक्ष्म निकाय है, इनकी हम बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से निकाय होते हैं। निकाय होता है बच्चों कणों की संख्या। कणों की संख्या क्या करती है, एक सिस्टम बनाती है, और वो सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर शॉर्ट रूप में लिखे हैं, क्योंकि केवल आपको सिस्टम को जानना है। ठीक है, चलो बात करते हैं स्थूल निकाय की, जो हम थर्मो के अंदर पढ़ रहे हैं। कणों की संख्या बच्चों क्या होती है, अधिक होती है। स्थूल यानी मोटा। पात्र में जो बंद गैस है उसमें जो अणु होते हैं ना, वो अवोगाद्रो संख्या में होते हैं, और 6.02 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या की कोटि में ही क्या होती है, अणुओं की संख्या होती है। ओके, बात करें सूक्ष्म निकाय की, तो बच्चों सूक्ष्म निकाय जो होता है उसमें कणों की संख्या बहुत ही कम होती है। जो प्रत्येक कण वो क्या होता है, स्वतंत्र रूप से गति करता है, और इसमें एक अणु हो सकता है या एक परमाणु हो सकता है, इसलिए तो उनकी संख्या क्या है, कम है। बंद निकाय, बंद निकाय में बच्चों क्या होता है कि निकाय और जो परिवेश होते हैं, परिवेश यानी बाहर का जो है, उसमें केवल उष्मा का आदान प्रदान, ये आदान है, आदान प्रदान होता है।
केवल उष्मा का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं, बंद निकाय कहते हैं। खुला निकाय, तो खुले निकाय में बच्चों ओपन होता है, तो उसमें निकाय और परिवेश में उष्मा तथा पदार्थ, उसमें केवल उष्मा थी बंद निकाय में, इसमें साथ में क्या है, पदार्थ भी है, तो दोनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब इसमें बच गया विलगित निकाय, जो आपके सीनियर क्लास में भी है। विलगित निकाय में क्या होता है, निकाय तथा परिवेश में उष्मा तथा पदार्थ का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, यानी इसको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह विलगित निकाय जो स्वतंत्र रूप से बैठा है। ठीक है, और आदर्श विलगित निकाय के लिए जो पात्र होता है उसकी दीवार क्या होती है, कुचालक होती है, ताकि वो बाहर से किसी प्रकार की उष्मा न ले पाए, इसलिए उसकी आदर्श विलगित निकाय के लिए जो पात्र है उसकी दीवारें कैसी होती हैं, कुचालक होती है, बाहर से उष्मा प्राप्त न हो जाए इसलिए। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों उष्मागतिकीय निकाय। चलो आगे बढ़ते हैं। उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम छोटे क्वेश्चन के रूप में ये परीक्षा में आता है, और शून्यांकी नियम में क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक गणित की बात करता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि a बराबर b है, ठीक है, और b बराबर c है, तो क्या a बराबर c होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि जब a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो b की जो क्वांटिटी वो a के बराबर है ना, तो तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इसलिए a भी क्या होगा, c के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। क्या होता है इसमें कि इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी अन्य निकाय के साथ अलग अलग तापीय संतुलन में है, ठीक है, तो परस्पर वो भी आपस में क्या होते हैं, तापीय संतुलन में होंगे। माना निकाय ए बी और सी के ताप क्रमशः टी ए टी बी व टी सी हैं, और दो निकाय हैं उनमें टी ए का टी बी के साथ क्या बैलेंस है और टी बी का टी सी से है। तो इस केस में जो टी ए है और टी सी है उनका भी आपस में क्या होगा, संतुलन होगा। इसे कहते हैं उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं कार्य तथा उष्मा की तुल्यता, यानी पहला टॉपिक आ चुका है आपका कार्य वाला। ठीक है, कार्य है, उष्मा है, उसमें क्या तुल्यता है वो देखते हैं। तो बच्चों किसी निकाय को उष्मा देकर, ठीक है, पहला पॉइंट है उष्मा देकर, और दूसरा यांत्रिक कार्य करके, बाहर से किसी अलग प्रकार का कार्य उस पर करके हम क्या कर सकते हैं, उसके ताप में वृद्धि कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम के जो टेम्परेचर उसको इंक्रीज कर सकते हैं इन दो मेथड से, या तो उष्मा देकर या यांत्रिक कार्य करके। और जूल का नियम क्या कहता है, W समानुपाती H, यानी किसी निकाय पर जो किया गया कार्य है, जितना कार्य करोगे उससे उतनी ही क्या होती है, उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। ये दोनों परस्पर क्या होते हैं, आपस में समानुपाती होते हैं। W समानुपाती क्या हो गया, H हो गया, और जब आप इसने बराबर किया तो आपको लेना पड़ेगा नियतांक। नियतांक है यहाँ पर J को बोलते हैं उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जिसका मान होता है 4.2 या 4.18। ठीक है, तो वो भी सही है, 4.18 जूल पर कैलोरी होता है इसका मान। अब देखो, जैसे आपको पता है बच्चों, J बराबर होता है W/H होता है। यदि H का मान 1 किलो कैलोरी है तो J बराबर क्या बचेगा, केवल W बचेगा। अतः निकाय में 1 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न करने के लिए, H का मान 1 कर दिया ना, उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक कार्य है W है, उसका मान बराबर होगा जूल में उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की, और उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। यानी निकाय में 1 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक कार्य है वो क्या कहलाता है, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो सबसे जो मेन जो टॉपिक है, जो पूरे थर्मो में घूमता रहेगा बार बार, वो यहाँ से आने वाला है। ठीक है, कार्य का मान निकालना है, और इसको आप आराम से समझे, इसको बहुत आसान सा टॉपिक है। ऐसा निकाय जिसकी अवस्था को दाब P, आयतन V तथा ताप T के पदों में व्यक्त किया जा सके। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि थर्मो को PVT, P दाब, आयतन V तथा ताप T के पदों में व्यक्त करना है, वो क्या होता है, वो एक उष्मागतिकीय निकाय कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, थर्मो का एक सिस्टम होता है। अब इसमें हम बच्चों एक चित्र बनाएंगे यहाँ पर, ये एक चित्र बनाते हैं इसमें, और ये इसमें एक पिस्टन लगा हुआ दबाने के लिए, इसका नाम है ए बी। ठीक है, इस पिस्टन को संपीड़ित किया गया और यहाँ इसको ले आए ए डैश और बी डैश में, बीच की दूरी मान लेते हैं अक्ष के अकॉर्डिंग, डी अक्ष दूरी पर इसको विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो चित्रानुसार एक सिलेंडर है, उसके मुंह पर घर्षण रहित पिस्टन
लगा हुआ है, पिस्टन दबाने वाला अंदर की ओर, ठीक है। तो पिस्टन लगा हुआ है तथा सिलेंडर का तल जो है ऊष्मा चालक पदार्थ का बना हुआ है ताकि ऊष्मा अंदर बनी रहे उसके अंदर, और चालक ऊष्मा क्या हो, आदान प्रदान भी हो। गैस में ताप वृद्धि से पिस्टन ए बी से ताप बढ़ाया तो पिस्टन वो ए बी से कहाँ पहुँच गया, ए डैश बी डैश स्थिति में आ जाता है। पिस्टन के विस्थापन के लिए, विस्थापन यानी ये बीच वाले के लिए, विस्थापन के लिए गैस द्वारा वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध कार्य किया जाता है। गैस क्या करती है, बाहर के जो वायुमंडलीय दाब है जो उसको दबा रहा है उसके विरुद्ध कार्य करती है, जिससे पिस्टन कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो पिस्टन द्वारा गैस पर आरोपित बल, मैंने आपको बताया था, बल लगता है तो मा एम ए और दाब लगता है तो पा पी ए, याद आता है। तो ए बराबर क्या होता है बच्चों, पी ए होता है, चलो ठीक है। और डी एक्स स्थिति के लिए किया गया कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल हो गया एफ, ये कैपिटल एफ बच्चों, और विस्थापन हो गया डी एक्स। अब एफ की जगह आ गया पी ए, यहाँ से ऊपर पी ए डी एक्स, ओके। और जो आयतन में परिवर्तन है तो आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो क्षेत्रफल हो गया इसमें ए और डी एक्स हो गया उसका विस्थापन, भाई ए क्षेत्रफल मतलब लंबाई में चौड़ाई आ गई और डी एक्स हो गई उसकी ऊंचाई, तो ये हो गया आयतन डी वी, ठीक है। अब बच्चों बात करें ए डी एक्स, तो ये आ गया डी वी, तो ये बन गया डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी, ओके। तो यदि नियत दाब पर, दाब कैसा नियत है, गैस का आयतन V1 से V2 हो जाए तब ऊष्मागतिकी निकाय में किया गया कार्य कितना होगा, तो उसके लिए हमें करना होगा समाकलन, क्योंकि कार्य का मान आप समाकलन की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो समाकलन डी डब्ल्यू, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2, किसके लिए, पी डी वी के लिए, चलो करते हैं। अब समाकलन डी डब्ल्यू का तो हो जाएगा W, आपको बताया हुआ ये समाकलन डी डब्ल्यू का तो आंसर आ जाएगा इसमें W आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है सी डी एक्स बराबर होता है सी एक्स, तो यहाँ 1 है, यहाँ आ जाएगा अक्स, यहाँ 2 है तो 2 अक्स, 3 है तो 3 अक्स। तो वैसे यहाँ पर डी डब्ल्यू है तो 1 मान लेंगे तो 1 का डब्ल्यू के सापेक्ष डब्ल्यू हो जाएगा, ओके। तो डी वी है, ठीक है, और इसमें पी गया बाहर, पी आएगा पी, और डी वी का होगा ओनली वी, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, ये लिमिट होगी। अब जब लिमिट वाला समाकलन करते हैं तो पहले अपर लिमिट आती है, तो इस v की जगह पहले अपर लिमिट आएगी, फिर माइनस सूत्र में आता है, फिर डाउन लिमिट, अपर लिमिट माइनस है डाउन लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस है डाउन लिमिट, और ये हो गया डेल्टा v। और ये सूत्र आप दिमाग में फिट कर लीजिए, अगर थर्मो समझना है तो ये सूत्र आपकी याद होना चाहिए कि ऊष्मागतिकी के प्रसार में किया गया कार्य W बराबर P डेल्टा V होता है, क्लियर। ये आगे आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा होती है इंटरनल एनर्जी, समझते हैं उसको, किसी निकाय की वह संचित ऊर्जा, उसके अंदर संचित ऊर्जा जिसके द्वारा बाह्य ऊर्जा प्रदान किए बिना ही निकाय कार्य करने की क्षमता रखता है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। बाहर से कोई ऊर्जा नहीं आ रही है, उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी है, तो वो क्या करती है, उस एनर्जी वर्क करने की जो पावर है वो रखती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। जैसा कि चैप्टर 13 में आप देखोगे CRM समानुपाती रूट T, परम ताप की क्या होता है, जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है किसी कण का वो ताप के समानुपाती होता है, ताप देने पर उसका मान, उसके जो अणु है वो उनका जो वेग है वो बढ़ता है। भाई आग लगने पर लोग भागते हैं, तो कणों में अगर आग मिलती है ना तो कणों को ताप मिलता है, तो कण भी क्या होंगे, भागते हैं। तो परम शून्य ताप पर गतिज आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ताप बढ़ाने से उनका वेग बढ़ जाएगा। पदार्थ के अणुओं के मध्य अंतराणविक जो आकर्षण बल के कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है, किसके कारण, अंतराणिक बलों के कारण। क्यों, अंतराणिक बल ही क्या करते हैं, उनको उनकी वापस उसी स्थिति पर लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो अंतराणिक बलों के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और स्थिर अवस्था में बैठे रहते हैं, तो वहाँ स्थितिज आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है। कुल ऊर्जा का मान हमेशा याद रखना, गतिज आंतरिक ऊर्जा प्लस स्थितिज आंतरिक ऊर्जा दोनों की योग के बराबर होता है। आंतरिक ऊर्जा केवल बच्चों निकाय की अवस्था पर डिपेंड करती है, ठीक है, निकाय की अवस्था की, वो अवस्था किस में है, ठोस द्रव है, गैस में है, कौन सी में है, उसके हिसाब से वो डिपेंड करती है। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होने से, आदर्श गैस वो होती है जिसके अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से विचलित करते हैं, तो उस केस में स्थितिज आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। और यदि नियत ताप पर वास्तविक गैस को ऊष्मा दी जाए, वास्तविक गैस को ऊष्मा दी जाए, तब इसकी जो गतिज आंतरिक ऊर्जा बच्चों वो नियत और स्थितिज आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों आंतरिक ऊर्जा। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो आपकी किताब में लास्ट में दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी ऊष्मागतिकी निकाय को मूल अवस्था से मध्यवर्ती अवस्था तक चित्र में दर्शाए अनुसार एक रेखीय प्रक्रम द्वारा ले जाया गया है। चित्र है इसके अंदर, एक समदाबी प्रक्रम है द्वारा इसके आयतन को E से F
तक ले जाकर मूल मान तक कम कर देते हैं। गैस द्वारा डी से ई, जो पहले ई से एफ, डी से ई, वहाँ से एफ तक कुल किए गए कार्य का आकलन कीजिए। चलो कार्य हम निकालते हैं। ओके, चलो देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। आप चित्र देखिए, इसमें ई से एफ, एफ से डी और वापस वहाँ आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस क्षेत्र का मान निकालना है। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो कार्य का मान आ जाएगा। कैसे? ये आकृति कैसी है? समकोण त्रिभुज की है। तो डी से ई, ई से एफ तथा एफ से डी। ठीक है, डी से आपके हो गया बच्चों ई हो गया, ई से एफ हो गया और एफ से डी हो गया। परिक्रम में किया गया कार्य। तो डब्ल्यू बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार, आधार है एफ ई। तो बच्चों एफ ई का मान कितना होगा? देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो ये आ जाएगा 5 - 2 3 आ गया। और ऊंचाई की बात करें एफ डी, तो एफ डी देखो यहाँ 300 लिखा हुआ है और यहाँ 600 लिखा हुआ है। तो 600 - 300 बच्चों ये आ गया 300। अब इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों ये आ गया इसमें 150 और ये आ गया 450 जूल आ गई। तो बच्चों इस वीडियो में हमने ऊष्मागतिकी के मेन पार्ट्स पढ़े हैं। कौन कौन से? कार्य, ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा। अब अगर हमें इनको समझ दिया तो आगे हम पढ़ेंगे इन तीनों से बनाकर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।